Good morning, class. As you know, we are doing chapter 3, the making of a global world. And today we are continuing this chapter from page number 93. 3.2 पोस्ट वार रिकवरी। हम इसमें रीड कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कि इसमें कितना डिस्ट्रक्शन हुआ और इस वॉर को इंडस्ट्रियल वॉर भी कहा गया। ये हमने जून क्लास में भी डिस्कस किया था। अब ये है कि अब इस वॉर में जो भी नुकसान हुआ, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ, उसकी रिकवरी कैसे हुई। पोस्ट वार इकोनॉमिक्स रिकवरी प्रूव डिफिकल्ट। ब्रिटेन विच वॉज द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वॉर पीरियड इन पर्टिकुलर faced a prolonged crisis. While Britain was preoccupied with war, industries had developed in India and Japan. After the war, Britain found it difficult to recapture its earlier position of dominance in the Indian market and to compete with Japan internationally. Moreover, to finance over expenditures, Britain had borrowed liberally from the US. This means that at the end of the war ब्रिटेन वाज बर्डन विद ह्यूज एक्सटर्नल डेट्स। इस पैराग्राफ में ब्रिटेन के बारे में बताया गया है कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन है वो बहुत ज़्यादा जो उसमें जो उसको लॉस देखना पड़ा इकोनॉमिकली, और उसको अपनी पुरानी जो पोजीशन को अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, यानी कि वो बहुत पीछे चले गए। और जैसे वो एक क्राइसिस में फंस गया तो उसी टाइम जो ब्रिटेन है अपने आप को स्टैंड करने में स्ट्रगल कर रहा था। इतने टाइम में इंडिया एंड जापान जो ये कंट्री है, इन्होंने अपने आप को इंडस्ट्री में सेटल कर लिया, यानी कि वो उसके कॉम्पिटिटर बन गए। और जो वॉर के बाद ब्रिटेन ने अपने आप को जो उस अर्लियर पोजीशन में, जो उसकी पहले से जो टॉप पोजीशन थी, उसको इंडियन मार्केट में उसके लिए उसको दोबारा अचीव करना डिफ़िकल्ट हो गया। और जापान भी इंटरनेशनली उसके सामने कॉम्पिटिटर बनकर आ गया। और इस वॉर के बाद जो ब्रिटेन था वो एक्सटर्नल डेट्स, यानी कि जो ऋण होता है, कर्जा होता है, उसमें भी बहुत भारी फंस गया था। उसने यूएस से बहुत ज़्यादा जो है वो जो कर्ज है वो लिया था वॉर को जीतने के लिए। तो ये जो पहला पर्टिकुलर ये आपका है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन ब्रिटेन। सेकेंड पैराग्राफ है द वॉर हैड लेड टू द इकोनॉमिक्स boom that is no to a large increase in demanded production and employment. When the war boom ended, production contracted and unemployment increased. At the same time, the government reduced bloated war expenditure to bring them into the line with peacetime revenues. These developments led to huge job losses in 1921, one in a every five British workers was out of work. Indeed, anxiety and uncertainty about work became an enduring part of the post war scenario. इसमें भी ब्रिटेन के बारे में बताया हुआ है कि पोस्ट वॉर रिकवरी ब्रिटेन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क बन गया था। और वहाँ ब्रिटेन में जो पॉवर्टी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर फैल गया था। यानी 1921 में 20% जो ब्रिटिश थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। ब्रिटेन ने जो उनके पास पहले जो बैकअप था, जो पीस टाइम रेवेन्यूज़ थे, यानी वॉर से पहले जो रेवेन्यूज़ थे, उसमें से भी इस जो लॉसेस को मेकअप करने की कोशिश की। लेकिन ये जो एग्जाइटी है, अनसर्टेनिटी है, पोस्ट वार सिनेरियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था। ये भी ब्रिटेन के बारे में। थर्ड पैराग्राफ है मैनी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वर आल्सो इन क्राइसिस। कंसीडर द केस ऑफ wheat productions before the war. Eastern Europe was a major supplier of wheat in the world market. When the supply was disrupted during the war, wheat production in Canada, America, and Australia expanded dramatically. But once the war was over, production in Eastern Europe revived and created a glut in wheat output. Grain prices fell, rural incomes declined, and farmers fell deeper into debt. ये ऑल ओवर के लिए है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके जो रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। पर्टिकुलर इसमें वीट की बात की गई है कि वॉर से पहले जो ईस्टर्न यूरोप था वो मेजर सप्लायर था वीट का वर्ल्ड मार्केट को, यानी ईस्टर्न यूरोप से ही सबसे ज़्यादा जो वीट है वो वर्ल्ड में सप्लाई की जा रही थी। लेकिन इसके बाद जो कंट्री है कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। जो वीट का प्रोडक्शन इन कंट्री में ज़्यादा हो गया। बट वंस द वॉर वाज ओवर, प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड अ गल्फ। अब वहाँ पर भी
ईस्टर्न यूरोप में भी जो प्रोडक्शन है वो वीट का हो गया, और इन तीनों कंट्री में, जिसके कारण जो एक गल्ट है ना वीट की आउटपुट में वो क्रिएट हो गया कि उसके प्राइस गिर गए। और रूरल इनकम, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जो प्राइस कम हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो रूरल जो इनकम है वो डिक्लाइन हो जाती है और फार्मर कर्जे में फंस जाते हैं, डेट में फंस जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका है 3.3 राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अब ये जो जिसे हम कहेंगे एक मंदी जो आ गई सारी वर्ल्ड में वॉर के कारण, अब इसको किस तरह से मेकअप किया गया, हम इसमें अब यूएस को देखेंगे, यूएस ने किस तरह से किया। In this recovery was quicker. We have already seen how the war helped boost the US economy. यूएस जो इकनॉमी, यूएस ने सबसे ज़्यादा पहले अपने आप को रिकवर किया था। उसने कैसे किया? आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर ऑफ यूएस इकोनॉमिक रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920s। जो यूएस इकनॉमी थी उसने अपने आप को रेज़ किया, 1920 में ही कर लिया था। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ यूएस इकनॉमी ऑफ 20s मास प्रोडक्शन। और यूएस ने किस तरह से अपने आप को इकनॉमी में बूम किया? मास प्रोडक्शन होता है कि कम समय में और कम लेबर से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, जिससे कि इनपुट कम हो जाता है, और जिसका जहाँ इनपुट कम होता है वहाँ फिर उसका प्रॉफिट चीज़ का बढ़ जाता है। अब इसमें हम फोर्ड जो कार है जो आज भी मिलती है उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे फोर्ड ने किस तरह से इन कारों की प्रोडक्शन की और अमेरिका की इकनॉमी को बूस्ट किया। द मोमेंट the move towards mass productions had begun in the late 19th century, but in 1920 is become a characteristic feature of industrial production। 1920 में तो ये एक जो characteristics बन गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इन द यूएस। वैसे होता पहले भी था। ए वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड है बच्चों, फोर्ड की जो गाड़ियाँ वो आपने मार्केट में देखी होगी, सुना भी होगा इनके बारे में। इनके जो ओनर है वो हेनरी फोर्ड थे। ही अडॉप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ अ शिकागो स्लॉटर हाउस इन विच स्लॉटेड एनिमल्स वर पिक्ड अपार्ट बाय ब्रंचर्स एज दे केम डाउन अ कन्वेयर बेल्ट टू हिज न्यू कार प्लांट इन डेरियट। इसमें बच्चे आप सोचे होंगे कि बात कार की कर रहे हैं वो हम, और इसमें स्लोटर हाउस कहाँ से आ गया? ये अमेरिका की बात है। एक जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने एक असेंबली लाइन देखी थी स्लोटर हाउस में, शिकागो भी यूएसए का एक सिटी का नाम है। वहाँ जैसे स्लोटर हाउस में एनिमल को लाकर उनका मीट जो बनाया जाता था, तो वो जो मीट सेलर थे वहाँ आते थे और वहाँ पर एक जैसे असेंबली लाइन चलती रहती थी, और उसमें से वो अपना अपना जो शेयर है वो उठा लेते थे। इससे क्या होता था? टाइम सेव होता था, ना तो कोई वहाँ देने वाला था, बस जैसे उनकी टर्न आती थी वो अपना अपना शेयर उठा के चल जाते थे। तो इसी तरह जो हेनरी फोर्ड ने अपने कार प्लांट को डेट्रोट भी एक प्लेस का नाम है यूएसए में, जहाँ पर हेनरी फोर्ड का जो कार के लिए जो प्लांट है वो लगा हुआ था। वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह ही एक असेंबली लाइन बनाई जहाँ पर जो कार की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी पार्ट्स बनते हैं उनको उन्होंने असेंबली लाइन में प्रिपेयर करवाया। ही रियलाइज दैट असेंबली लाइन मेथड वुड अलाउ अ फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीकल। ये लाइन बच्चों अब आप अंडरलाइन करेंगे कि असेंबली लाइन क्या है। ये एक बहुत फास्ट और चीप वे है व्हीकल को बनाने का। The assembly line forced workers to repeat a single task mechanically and continuously, such as fitting a particular parts of the car at a piece dictated by the conveyor belt। वहाँ पर जैसे वो जो राउंड जैसे एक बेल्ट है वो घूमते रहते हैं, और उसमें जो वो वर्कर है वो खड़ा रहता है, जो उसका काम है वो उसको वहीं पर ही करना पड़ता है। इस बीच वो कहीं भी 1 मिनट के लिए भी रिलैक्स नहीं कर सकता, नहीं तो फिर वो जो टेबल है उसकी साइड से घूमकर वो अदर पे चली जाएगी। दिस वाज अ वेरी ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर बाय स्पीडिंग अप द पेस ऑफ वर्क। इससे जो वर्कर का जो वर्क है वो बहुत स्पीडली हो जाता है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कन्वेंटर बेल्ट नो वर्कर शुड अफोर्ड टू डिले द मोशन, कि उसके कन्वेंटर बेल्ट के पास खड़े होकर कोई भी वर्कर अपने जो वर्क को, अपने जो मोशन को वो मिस नहीं कर सकता।
टेक अ ब्रेक, और ना ही कोई ब्रेक ले सकता है, और इवन हाँ फ्रेंडली वर्ड विद द वर्कमेट, और अपने साथ वाले के साथ कुछ भी वो विश भी नहीं कर सकता। उसको उसका पूरा जो फोकस है वो अपने वर्क पर रहता है। एज अ रिजल्ट हेनरी फोर्ड कार नेम ऑफ द असेंबली लाइन एट द 3 minute इंटरवल्स मॉडल फोर्ड वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार, और जो फोर्ड की कार थी वो फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार थी। अब नेक्स्ट पैरा एट द फर्स्ट वर्कर्स एट द फोर्ड फैक्ट्री वर अनेबल टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ द वर्किंग ऑन असेंबली लाइन्स इन विच दे कुड नॉट कंट्रोल द स्पेस ऑफ वर्क। कुछ वर्कर्स ने जो जितनी स्पीडली वहाँ पर काम होता था उसमें बैलेंस वो इम्बैलेंस हो गया, वो उनको जो डिफ़िकल्टी आई कि हम इतनी स्पीड से जो वर्क है वो नहीं कर सकते। ही वुड सुन डिस्क्राइब हिज डिसीजन टू डबल द वेज एट द बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन ही हैड एवर मेड। जब ये जो डिमांड है वो हेनरी फोर्ड के सामने आई तो उन्होंने इसका ये डिसीजन हुआ कि उनकी जो वेजेस है उनको डबल कर दिया जाएगा। फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस सून स्प्रेड इन द यूएस, दे वर आल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप इन द 1920। और ये जो फोर्ड का जो मेथड था वो बहुत पॉपुलर हुआ अमेरिका में, और 1920 में अदर जो इंडस्ट्री थी उन्होंने भी इसको कॉपी किया। मास प्रोडक्शन लोवर्ड, क्या कॉपी किया? मास प्रोडक्शन। इसका आंसर मास प्रोडक्शन आएगा। मास प्रोडक्शन लोवर्ड कॉस्ट एंड प्राइसेज ऑफ इंजर्ड गुड्स, क्योंकि जो मास प्रोडक्शन से जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होनी थी उनके जो कॉस्ट और जो प्राइस है वो कम हो गए थे। थैंक टू हायर वेजेस more workers could now afford to purchase durable consumer goods such as cars. Car production in the US rose from 2 million in 99 to more than 5 million in 1929. Similarly, there was a spurt in the purchase of refrigerator, washing machines, radios, ग्रामोफोन्स ऑल थ्रू आ सिस्टम ऑफ हायर परचेज। देखो बच्चों इसमें क्या कि इससे कार प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन से जो हेनरी फोर्ड है उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि उसका जो प्रोडक्शन है 1919 में 99 में जब हमारी कंट्री में रोल टैक्स पास हुआ था 2 मिलियन था, और ये 1920 में एक ही साल में वो 5 मिलियन हो गया, और उसकी जो इनपुट थी वो वही की वही रही। मास प्रोडक्शन के कारण उसको इतनी जो है इंक्रीजमेंट मिली। और ऑन द अदर हैंड जो वर्कर्स थे जिनके वेजेस डबल हो गए थे उनको भी अब वो भी अब अपनी फैमिली के लिए जो लग्जरीज है वो अफोर्ड कर सकते थे। जो चीज़ें वो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब उनके वेजेस डबल होने के कारण वो अफोर्ड करने लगे, जैसे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, रेडियो है, ग्रामोफोन, प्लेयर्स, और यानी कि और सारी जो लग्जरी आइटम है पहले जो वो नहीं ले सकते थे अब वो जो वर्कर है उनको लेने लगे। हायर परचेज का मीन्स होता है बच्चों इंस्टॉलमेंट पे लेना, कि जैसे हम वीकली या मंथली जो इंस्टॉलमेंट है उस पर कोई चीज़ लेते हैं तो उसको बोलते हैं हायर परचेजेस। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज़ हायर परचेजेस? इंस्टॉलमेंट ऑन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट पैरा है बच्चों, द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ 1920 क्रिएटेड द बेसिस ऑफ prosperity in US. Large investment in housing and household goods seemed to create a cycle of higher employment and incomes, rising consumption demand, more investment and yet more employment and incomes। ये बच्चों जनरल ये जो पहरा है ना आपका, ये पहरा आपका इकोनॉमिक्स का एक मैथ जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जैसे इंडस्ट्री में डिमांड जब बढ़ेगी जब पब्लिक उसकी डिमांड करेगी, पब्लिक में उन चीज़ों की डिमांड होगी, और पब्लिक डिमांड जब करेगी जब उनके हाथ में मनी होगा। जैसे अभी हमने ऊपर रीड किया ना कि जो हेनरी फोर्ड के प्लांट में जो वर्कर वर्क करते थे उनकी सैलरी डबल हो गई। सैलरी डबल होते ही उन्होंने लग्जरी आइटम को ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट हो गए। तो लेकिन ज़्यादा परचेज वो तब करेंगे जब मार्केट में अवेलेबल होगी। मार्केट में अवेलेबल तब होगी जब उनकी डिमांड होगी तो इंडस्ट्री उसको मैन्युफैक्चर करेगी, और इंडस्ट्री अगर मैन्युफैक्चर करेगी तो ओबियसली वर्कर उनको हायर करने पड़ेंगे। तो वर्कर हायर करेंगे तो उधर उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेंगे, उधर से वर्कर की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो वो मार्केट में उन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। तो ये इकोनॉमिक्स का एक साइकिल चलता है। इट क्रिएट्स अ साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स। जहाँ एम्प्लॉयमेंट अगर मिलता है तो मार्केट में जो प्रोडक्शन जो चीज़ों की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होती है। अगर किसी सोसाइटी में किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है तो उसका इंडस्ट्री सेक्टर भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री की जो डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड है वो ही नहीं रहेगी, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो डिमांड क्या करेगी।
In 1923, US assumed exporting capital to the rest of the world. 1923 1923 में यूएस ने जो कैपिटल है वो बाकी जो वर्ल्ड को एक्सपोर्ट किया था एंड बिकेम द लार्जर ओवरसीज लैंडर, और वो पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा उधार देने वाला लैंडर कंट्री बन गया था. यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट आल्सो बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी एंड वर्ल्ड ट्रेड एंड इनकम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स. ये बच्चों आपका सारा यूएसए की पावर पर है कि उसका वो किस तरह से इकोनॉमिकली बूम हो गया. अब नेक्स्ट जो पैरा है, ऑल दिस हाउएवर प्रूव्ड टू गुड टू लास्ट बाय 29 द वर्ल्ड वुड बी प्लंग्ड इनटू अ डिप्रेशन सच एज इट हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर. लेकिन ये 6 ईयर्स तक सही चला, लेकिन 1929 में आते हुए वर्ल्ड एक और मुसीबत में फंस गया. इसको कहते हैं डिप्रेशन. डिप्रेशन होता है मंदी. ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी. पूरे वर्ल्ड में एक महामंदी आ गई, ग्रेट डिप्रेशन आ गया, जिसे हर कंट्री अफेक्ट हो गया. अब हम ये देखेंगे 3.4 द ग्रेट डिप्रेशन. इसमें यूएसए भी जैसे कंट्री भी नहीं बच सके, वो भी एक बार इकोनॉमिकली बिल्कुल डिक्लाइन हो गए थे. द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929. ये भी बच्चों आप अंडरलाइन करें कि ग्रेट डिप्रेशन कब स्टार्ट हुआ, 1929 में. हमारी कंट्री में उस टाइम हिस्टोरिकली क्या चल रहा था, साइमन कमीशन वाला इशू चल रहा था, और लोअर में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का. तो वो तो हमारी कंट्री का इवेंट है, यानी हैपनिंग है, और ये वर्ल्ड की हैपनिंग है. एंड लास्टेड टिल द मिड 1930, यानी कि पूरे 1.5 साल तक ये जो है ग्रेट डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड में छाया रहा. ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड काटास्ट्रोफ डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स एंड ट्रेड्स. ये और इसी टाइम में सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में, एक कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन में कमी आई, एम्प्लॉयमेंट में कमी आई, इनकम में कमी आई और ट्रेड में कमी आई. द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वेरिड अक्रॉस कंट्रीज, बट इसका इम्पैक्ट वैसे कंट्री में अलग अलग था, कहीं पर कम हुआ, कहीं पर ज़्यादा हुआ. बट इन जनरल एग्रीकल्चर रीजन्स एंड कम्युनिटीज़ वर द वर्स्ट अफेक्टेड. लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो जो एग्रीकल्चर कंट्रीज थे, जैसे इंडिया है, ये एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पर की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, वो कंट्री सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए. दिस वाज बिकॉज द फॉल in agriculture prices was greater and more prolonged than that in the prices of industrial goods. क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्राइसेस थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे. उसके कंपैरिजन में इतनी इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग थी उनके जो प्राइसेस इतने ज़्यादा डाउन नहीं हुए थे. तो इसलिए एग्रीकल्चर जो कंट्री थे उनकी इकनॉमी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया ग्रेट डिप्रेशन ने. द डिप्रेशन वॉज कॉज्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स. वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ ये बच्चों आपका सेकेंड पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिप्रेशन के रीजन क्या थे. We have already seen how fragile the post-war world economy was. First, अब ये रीजन आ रहे हैं. फर्स्ट, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमाइंड अ प्रॉब्लम कि जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गई. बहुत ये भी मार्केट का रूल है कि अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं, और अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस हाई हो जाते हैं. दिस वाज मेड वर्स बाय falling agriculture prices. As prices slumped and agriculture incomes declined, farmers tried to expand production and bring a larger volume of produce to the market to maintain their overall income. This worsened the glut in the market, pushing down prices even further. Farm produce रूटेड फॉर अ लैक ऑफ बायर्स, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे वो ख़रीदने वालों की कमी के कारण रोटेड यानी ख़राब हो गए. सेकंड, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट है इन द मिड 1920 मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस. वाइल इट वाज ऑफन एक्सट्रीमली ईजी टू रेज लोन इन द यूएस व्हेन द गोइंग वाज good. US overseas lenders were at the first sign of trouble. In the first half of 1929, US overseas loans amounted to over $1 billion. A year later, it was
quarter of the amount. Countries that depended crucially on US loan now faced on acute crisis. कि पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सभी कंट्री, ऑलमोस्ट सभी कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए थे, तो उसमें जो यूएस है वो उनकी हेल्प कर रहा था। यूएस उनको जो लोन है वो इजीली प्रोवाइड करवा रहा था। ये यूएस का जो लोन अमाउंट है वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया था। लेकिन अब यूएस खुद एक ट्रबल में आ गया था ग्रेट डिप्रेशन के कारण, जिससे कि अब वो जो कंट्री जो यूएस पर डिपेंड करते थे लोन वर नाउ फेस एक्यूट क्राइसिस। अब उनको बहुत ज़्यादा जो संकट का सामना करना पड़ रहा था। फिर नेक्स्ट पैरा था विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो यूएस ने विड्रॉल कर लिया था लोन का, उससे पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ गई थ्रो इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से। इन यूरोप इन लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक एंड कोलैप्स ऑफ करेंसी सच एज द ब्रिटिश पाउंड, स्टीरलिंग इन लेटिन अमेरिका एंड एल्सवेयर इन intensified the slump in agriculture and raw material prices. The US attempt to protect in economy on the depression by doubling import duties also dealt another severe blow to world trade. अब अमेरिका ने कैसे हुआ कि जब सभी कंट्री में ऐसा जो प्राइसेस का डाउनफॉल आ गया तो उनकी जो करेंसी है वो कोलैप्स हो गई और जो मेजर बैंक थे वो भी कोलैप्स हो गए। जैसे ब्रिटिश का पाउंड है और ये लैटिन अमेरिका का स्टीलिंग है, ये करेंसी है वहाँ की, ये सारी करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। यूएस ने प्रोटेक्ट करने का जो इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने का जो एक एफर्ट भी किया था इस डिप्रेशन में, कि उसने क्या किया, जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ थी उसको डबल कर दिया। जिससे कि इंपोर्ट ड्यूटी को डबल करने का मीनिंग क्या है कि अगर यूएसए कहीं से भी कुछ अगर इंपोर्ट कर रहा है अदर कंट्री से, तो वो जो ड्यूटीज़ है, जो पेमेंट है, वो डबल करेगा। द यूएस वाज आल्सो इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट severely affected by द डिप्रेशन। यूएस भी जो इस डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। विद द फॉल इन प्राइसेस एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ डिप्रेशन, यूएस बैंक हैड आल्सो स्लैश डोमेस्टिक लैंडिंग एंड कॉल्ड बैक लोन्स। और यूएस जो बैंक है उन्होंने भी डोमेस्टिक लैंडिंग, जो कंट्री के अंदर जो पीपल लोन लेते हैं उसके लिए, जो बैक लोन के लिए, यानी उस लोन को वापस करने के लिए जो वहाँ के सिटीजन थे उनको प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्व, लेकिन जो फार्मर थे वो अपनी हार्वेस्ट को, अपनी प्रोडक्शन को ही नहीं सेल कर पा रहे थे और वो रूइंड होती जा रही थी। द बिजनेस भी कोलैप्स हो रहे थे। फेस्ड विद फॉलिंग इनकम मैनी हाउस होल्ड इन द यूएस कुड नॉट रीपे। और इसका इन सब प्रॉब्लम के कारण जो यूएस के जो सिटीजन थे वो अपना जो लोन है वो रीपे नहीं कर पा रहे थे। एंड वर फोर्स टू गिव अप देयर होम्स, कार, और जो फिर जो उन्होंने कोलेट्रल रखा हुआ था अपना होम, कार और अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल, वो सब फिर बैंक ने अपने पास रख लिया, उनको गिव अप करना पड़ा। द कंज्यूमरिस्ट प्रोस्पेरिटी ऑफ 1920s नाउ डिसअपियर्ड इन अ पफ ऑफ डस्ट। जैसे धूल का गुबार होता है ना, इस तरह जो अमेरिका की जो प्रोस्पेरिटी है वो उड़ गई। एंड एम्प्लॉयमेंट सोल्ड पीपल टेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस लुकिंग फॉर एनी वर्क दे कुड फाइंड, रिकवर इन्वेस्टमेंट, कलेक्ट लोन्स एंड रीपे डिपॉजिटर। थाउजेंड और बैंक्स वेंट बैंकरप्ट, हज़ारों जो बैंक है वो दिवालिया हो गए क्योंकि उन्होंने जो दिया था वो वापस नहीं मिला। एंड वर फोर्स टू क्लोज, और बंद होने की कगार पर आ गए। द नंबर्स आर फिनोमिल बाय 1933 ओवर 4000, ये आपको डेटा दिया होगा कि 1933 में 4000 बैंक क्लोज हो गए। एंड बिटवीन 1929 एंड 39 1,10,000 कंपनीज कोलैप्स हो गई। In 1935, a modest economic recovery was way in the most industrial countries, but the Great Depression wider effect on society, politics and international relations and on people's mind proved more enduring. ओके कि अब नेक्स्ट बच्चों आपका है 3.5 इंडिया। अब हम इंडिया को देखेंगे, इंडिया पे ग्रेट डिप्रेशन का क्या इफेक्ट हुआ। हालांकि इंडिया पे ब्रिटेन का रूल था तो डायरेक्ट कोई इंडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ। इफ़ वी लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन इन इंडिया वी रियलाइज हाउ इंटीग्रेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी हैड बिकम बाय द अर्ली 20th century. The tremors of crisis in one part of the world
were quickly relayed to another part, affecting lives, economics and society worldwide. अगर हम इस क्राइसिस की इफ़ेक्ट की बात करें तो हम देखेंगे कि जो ग्लोबल इकनॉमी है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो ये क्राइसिस है वो वर्ल्ड के वन पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरह से रिले हो गया, कितनी फास्टली रिले हो गया, और जिसने लोगों की लाइफ को बहुत डीपली अफेक्ट किया, इकनॉमिक्स को अफेक्ट किया और सोसाइटी को भी अफेक्ट किया पूरे वर्ल्ड में। In the 19th century, as you seen, colonial India had become an exporter of agriculture goods and importer of manufacturers. The depression of immediately affected India trade. इस डिप्रेशन जो डिप्रेशन आया था, महामंदी आई थी, उसने इंडिया के ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। ये लाइन अंडरलाइन करो। इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स नियरली हाफ बिटवीन 1929 एंड 1930। और जो इंडिया का जो ट्रेड था वो हाफ हो गया, किसके बीच में, 1928 और 1934 के बीच में। एज इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश्ड, प्राइसेस इन इंडिया आल्सो प्लंग्ड बिटवीन 1929 एंड 34। व्हीट प्राइसेस इन इंडिया फेल बाय 50%। ठीक है बच्चों, ये आपको अंडरलाइन कर लेना कि व्हीट प्राइसेस वहाँ पर भी हमारी कंट्री में 50% तक गिर गए। कौन से, कब तक, 1928 से 1934 के बीच में। पीजेंट एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर्स। वही है ना, रूरल एरिया में ज़्यादा इसका इफेक्ट आया। दो एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल शार्पली, द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स, पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट। लेकिन फिर भी ऐसे टाइम में भी जो ब्रिटिश ने रेवेन्यू को कम नहीं किया, ना ही उसको ख़त्म किया, ना ही कम किया। और जो पीजेंट थे जो कमर्शियल क्रॉप का एग्रीकल्चर करते थे, वो सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा उसमें उनको परेशान होना पड़ा, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी, उनको कोई भी बायर्स नहीं मिले। कंसीडर द जूट प्रोड्यूसर ऑफ बंगाल, दे ग्रू रो जूट, देयर वाज processed in factory for export in form of gunny bags, but as gunny export collapsed, the prices of raw jute crashed more than 60%. Peasants who borrowed in the hope of better times or to increase output in the hope of higher incomes faced over lower prices and fell deeper and deeper into debt. This is the Bengal jute ग्रोवर्स लेमेंट। बच्चों इसमें आपको बंगाल के बारे में दिया हुआ, आपको पता है बंगाल एक मेजर जूट प्रोड्यूसर है, और वहाँ से जो जूट है वो बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। और जूट से क्या क्या चीज़ें बनती है, जैसे गनी बैग बनते हैं, रोप बनती है, और भी कई चीज़ें जो होती है रॉ जूट से बनाई जाती है। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर के प्राइस डाउन होने के बाद जूट के प्राइस भी कम हो गए, और वहाँ के जो पीजेंट है जिन्होंने जूट ग्रो किया था वो अपनी प्रोडक्शन को बेच नहीं पा रहे थे, जिससे वो गहरे जो है डीपर डेट में फंस गए। क्यों कि पीजेंट ने कुछ ने ये सोच के लोन लिया था कि वो जैसे ही उनकी प्रोडक्शन सेल होगी मार्केट में वो जो डेट है वो वापस कर देंगे, लेकिन जब उनकी जो प्रोडक्शन ही सेल नहीं हुई तो वो अपने डेट को भी वापस नहीं कर सके, जिसमें कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो डीपर है ना वो कर्जे में फंस गए। कौन, पीजेंट। ये बच्चों एक पोयम है कि किस तरह से जो जूट प्रोड्यूसर थे वो अफेक्ट हो गया। अक्रॉस इंडिया पीजेंट्स इंडेटनेस इंक्रीज। यहाँ पर जो किसानों की जो क्या कर्ज जो है वो बढ़ता ही चला गया। दे यूज्ड अप देयर सेविंग, मोर्टेज लैंड एंड सोल्ड वट एवर ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल्स। और यहाँ जो भी उनके पास अपनी सेविंग थी, ज्वेलरी थी, लैंड थी, उन्होंने उसको बेचना स्टार्ट कर दिया अपने जो एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। इन दिस डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकम अ एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल, नोट बाई गोल्ड। और आपको पता है इंडिया में गोल्ड बहुत होता है, तो ऐसे जो महामंदी के टाइम जो इंडिया है वो सबसे बड़ा गोल्ड का एक्सपोर्टर बन गया, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने गोल्ड को बेचना स्टार्ट कर दिया। द फेमस इकोनॉमिक्स जॉन माइनर्ड कीन्स थ्रो दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिकवरी। और जो इंडिया ने जो गोल्ड एक्सपोर्ट किया बाहर, उसने ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत हद तक रिकवर भी किया। दे सर्टेनली हेल्प स्पीड अप ब्रिटेन्स रिकवरी बट डिड लिटल फॉर इंडियन पीजेंट। वो उस गोल्ड ने इंडिया को तो इतना ज़्यादा रिकवर नहीं किया, लेकिन बाकी जो कंट्री है वर्ल्ड की इकोनॉमी को रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। रूरल इंडिया वाज द seething with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement in the height of the depression in 1931। जब
हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था जब पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन अपने पीक पॉइंट पर चल रहा था। द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस grim for urban India because of falling prices. Those with fixed income, say town dwelling landowners who received rents and middle class salaried employees now found themselves better off. Everything cost less. Industrial investment also grew as the government extended tariff protection into industries under the pressure of nationalist opinion. इसमें इस डिप्रेशन में जो अर्बन एरिया में थे, जो जॉब करते थे, वो उनके ऊपर इतना अफेक्ट नहीं आया क्योंकि जॉब में एक फ़िक्स सैलरी मिलती है जिसमें, और वो उनको सैलरी मिलती रही, जिसके कारण उनकी लाइफ पे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। ज़्यादा अफेक्ट किस पे हुआ? रूरल एरिया में हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर होता है। इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, ये आपका हो गया पेज नंबर 97 तक। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा पार्ट 4 98 रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आप ध्यान से सुने और चैप्टर रीड करें। ओके स्टूडेंट, बाय।